वेलकम टू यासिस लर्निंग हब। जीपीएससी सिमुलेशन ट्यूटोरियल सीरीज की आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में, जिन्हें हम शॉर्ट में एसएनएस कहते हैं। जीपीएससी में बहुत सारे एसएनएस मौजूद हैं, जिनमें से आज हमारा फोकस क्यू, आर, एस और वी एसएनए पे होगा और हम ये पढ़ेंगे कि वेरिएबल स्टेटमेंट को हम किस तरह यूज करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें और आखिर में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। जीपीएसएस में बहुत सारे एसएनएस मौजूद हैं, जिनमें से आज हमारा फोकस कुछ कॉमन और ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले एसएनएस पे होगा। ये एसएनएस प्रोग्रामर को फैसिलिटी देते हैं कि वो जो सिस्टम में मौजूद कुछ डेटा है, जैसे क्यू की लेंथ है, ठीक है, या फिर आपके स्टोरेज जो आप यूज करते हैं, तो कितने आपके फ्री स्टोरेज यूनिट्स हैं, कितने ऑक्युपाइड स्टोरेज यूनिट्स हैं, तो इस तरह का डेटा एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्रामर्स। हर एसएनए जो होता है जीपीएसएस में वो एक या दो लेटर्स पर मुश्तमिल होता है, और जब उस एसएनए को अपने प्रोग्राम में कहीं पे एक्सेस करते हैं तो फिर हम $साइन भी उसके साथ अटैच कर देते हैं। इन एसएनएस को कोई भी प्रोग्रामर जीपीएसएस की जो हम स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं, बेसिक कमांड्स पढ़ चुके हैं, जनरेट, एडवांस, इन तमाम तर ब्लॉक्स में यूज कर सकता है। यहाँ पर ये हमने लिस्ट प्रोवाइड की है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एसएनएस हैं, और उनमें से हम आज 4 एसएनएस को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो एसएनएस मौजूद है उसमें क्यू लेंथ है, उसके लिए जो लेटर यूज होगा वो है क्यू। स्टोरेज कंटेंट्स, यानी आपके पास इस वक्त जो स्टोरेज आप यूज कर रहे हैं उसमें कितने यूनिट्स ऑक्युपाइड हैं, क्योंकि हमने स्टोरेज को यूज करना सीखा था मल्टी सर्वर एनवायरनमेंट में। तो आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको ये जानना है कि कितने सर्वर्स ऑक्युपाइड है, कितने सर्वर बिजी हैं, तो आप स्टोरेज कंटेंट्स के लिए जो एसएनए एस इसको यूज करेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फ्री यूनिट्स कितने पड़े हुए स्टोरेज में या कितने सर्वर आपके फ्री हैं, तो आप आर एसएनए को यूज करेंगे। वेरिएबल स्टेटमेंट जब हम यूज करते हैं तो वेरिएबल स्टेटमेंट आगे चलकर मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो उसके लिए जो हम एसएनए यूज करेंगे वो होगा वी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम रैंडम नंबर जनरेटर्स पे फोकस करेंगे और उसमें हम आरएन एसएनए को भी यूज करेंगे, और उससे अगली वीडियो में हम फंक्शंस को कवर करेंगे, तो हम फंक्शन के लिए एफएन एसएनए को यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारी वीडियोस आएंगी उसमें हम ट्रांजिट और प्रायोरिटी एसएनए को भी कवर करेंगे। तो आज हमारा मेन फोकस जो ऊपर हमने 4 एसएनए बताए हुए क्यू, एस, आर, वी, ये 4 एसएनए हैं और वेरिएबल स्टेटमेंट हम यूज करना सीखेंगे। तो आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन एसएनएस के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने एक कमांड दी हुई है जनरेट 4, $r सीड्स। तो हमने ए ऑपरेंड दिया हुआ है, फिर बी, सी स्किप किया हुआ है और फिर डी ऑपरेंड दिया हुआ है। तो जनरेट कमांड जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो आपको याद होगा कि जो हम लास्ट में 4th नंबर पे डी पे ऑपरेंड देते हैं, इसका मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी क्रिएट होंगी। तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो हर 4 मिनट बाद यहाँ पर $, अब आर एसएनए क्या था, फ्री सर्वर्स या फ्री स्टोरेज यूनिट्स, ठीक है। ये अगर आप याद नहीं है तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो आर एसएनए को हमने इंडिकेशन दी हुई है कि रिमेनिंग फ्री स्टोरेज यूनिट्स, ठीक है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो जितने भी आपकी सीड्स स्टोरेज में फ्री यूनिट्स हैं, या फिर आप ये कह लें कि जितने भी आपके फ्री सर्वर्स हैं, आइडल सर्वर्स हैं, उतनी ही एंटिटीज क्रिएट होंगी हर 4 मिनट बाद। तो ये हमने टाइम दिया हुआ फिक्स टाइम, तो हर 4 मिनट बाद ये एंटिटीज आपकी क्रिएट हो रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो कमांड दी हुई है एडवांस, तो इसमें हमने एस एसएनए को यूज किया है। एस हम यूज करते हैं ऑक्युपाइड स्टोरेज यूनिट्स, या फिर आप यूं समझ लें कि जो बिजी सर्वर्स हैं। तो आपके जितने सर्वर्स बिजी होंगे या सीड्स स्टोरेज में जितने यूनिट्स ऑक्युपाइड होंगे, उतना टाइम सिमुलेशन क्लॉक आगे हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम एडवांस कमांड पढ़ चुके हैं, किस लिए यूज करते हैं, सिमुलेशन क्लॉक को एडवांस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कितना टाइम हम एडवांस करना चाहते हैं। तो ये जो डेटा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, सीड्स स्टोरेज से आ रहा है कि जितने भी ऑक्युपाइड सर्वर्स हैं उतने ही टाइम यूनिट्स सिमुलेशन क्लॉक को आगे बढ़ा दो। तो इस तरह से आप इन एसएनएस को कहीं पर भी जीपीएसएस कमांड्स में यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। इसी तरह से अगर हम एस हटा के यहाँ $q दे देते हैं और यहाँ पे क्यू का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल विंडो, हम लिख देते हैं एडवांस $q विंडो, तो इसका मतलब ये होगा कि जो क्यू है जिसका नाम विंडो है उसकी इस वक्त करंटली जो क्यू लेंथ है उतने टाइम यूनिट सिमुलेशन क्लॉक को एडवांस कर दो। तो ये मैं एक बार फिर बता दूं कि ये आपकी जरूरत पे डिपेंड करता है कि कब
किस एसएनए को आप इन जीपीएसएस कमांड्स में यूज करते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट हम वीएसएनए के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा वेरिएबल स्टेटमेंट्स को। तो वेरिएबल्स हम किस लिए यूज करते हैं? वेरिएबल स्टेटमेंट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट पावर टू जीपीएसएस प्रोग्राम बाय अलोइंग कंप्यूटेशंस टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रोग्राम। तो वेरिएबल स्टेटमेंट के थ्रू आप अगर चाहें तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, जो रिजल्ट्स आए किसी लेबल या किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, जिसे आप फिर जीपीएसएस स्टेटमेंट्स में रेफर कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो यहाँ पे ये देखिए, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मेट जो वेरिएबल स्टेटमेंट का है, लेबल यानी यहाँ पे आपका नाम आएगा, वेरिएबल नेम जिस तरह हम देते हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सी जावा में हम कोई ना कोई वेरिएबल का नाम रखते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से वेरिएबल नेम हो गया, या फिर आप यूं कह लेंगे जो एक्सप्रेशन आप क्रिएट करेंगे उसका आइडेंटिफायर ही हो गया। तो वेरिएबल कीवर्ड है, उसके बाद यहाँ आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन देंगे। तो यहाँ पे देखें जो एक्सप्रेशन है इसमें हम एडिशन, मल्टीपल डिवीजन, मॉडुलस डिवीजन, ये तमाम जो 5 बेसिक हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस, ये यूज कर सकते हैं। तो मॉडुलस के लिए यहाँ पे एट द रेट ऑपरेटर होता है। ज्यादातर लैंग्वेजेस में हम परसेंट साइन यूज करते हैं, लेकिन जीपीएसएस में हम एट द रेट यूज करते हैं मॉडुलस डिवीजन के लिए। मॉडुलस डिवीजन का मतलब होता है रिमाइंडर जो रिटर्न हो, यानी अगर 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 1 आएगा। तो जब हम ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाएंगे तो इसके जो ऑपरेंड्स होंगे उसमें आप कोई भी एसएनएस यूज कर सकते हैं जो प्रीवियसली मैंने डिस्कस किए हैं, जो इनके अलावा भी एसएनएस मौजूद है जीपीएसएस में, तो उनमें से कोई भी आप एसएनएस यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो कांस्टेंट दे सकते हैं, या फिर आप एक वेरिएबल एक्सप्रेशन के थ्रू जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसको दूसरे एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। यानी एसएनएस, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर्स की कॉम्बिनेशन से आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। अच्छा, जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स हैं वो कन्वेंशनली जो बाकी लैंग्वेजेस में यूज होते हैं, जीपीएसएस में भी वही रूल्स फॉलो होंगे, जिसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस को दी जाती है, उसके बाद प्लस माइनस। अगर एक ही एक्सप्रेशन में सेम लेवल के एक से ज्यादा ऑपरेटर्स आ जाएं तो फिर लेफ्ट टू राइट देखा जाता है कि लेफ्ट से जो ऑपरेटर पहले आ रहा है उसको हल किया जाएगा। और इसी तरह से अगर पैरेंथेसिस में कोई चीज आ जाती है तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को एवेल्युएट किया जाएगा, उसके बाद जो पैरेंथेसिस से बाहर एक्सप्रेशन होगी उसे हल किया जाएगा। तो मुख्तसरन जीपीएसएस जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स फॉलो करता है वो कन्वेंशनली या ट्रेडिशनली जो बाकी लैंग्वेजेस में वो सेम ही है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें हमें समझना है वेरिएबल से रिलेटेड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप वेरिएबल स्टेटमेंट यूज करेंगे और कोई एक्सप्रेशन देंगे तो इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई लॉन्गर एक्सप्रेशन दी हुई है तो जीपीएसएस में एक्सप्रेशन जब एवेल्युएट होगी तो उसकी जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज होगी वो ट्रंकेट हो जाएंगी। यानी अगर आपने कोई लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन दी हुई है उसमें आपने लिखा है 5 डिवाइडेड बाय 2, तो पहले 5 डिवाइडेड बाय 2 जब परफॉर्म किया जाएगा तो रिजल्ट 2.5 जो आ रहा है उसमें से 0.5 ट्रंकेट हो जाएगा और 2 जस्ट रिटर्न होगा और उसको बाकी एक्सप्रेशन में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है ऑल जीपीएसएस वेरिएबल एक्सप्रेशन रिटर्न इंटीजर रिजल्ट्स विद ट्रंकेशन अकरिंग आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ ईच ऑपरेटर। तो यानी इंटरमीडिएट ट्रंकेशंस होती जाएंगी। अगर एक लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन है तो जहां जहां डेसिमल पॉइंट्स पे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो पहले ट्रंकेट किया जाएगा डेसिमल पॉइंट पोर्शन को और इंटीजर रिजल्ट को बाकी एक्सप्रेशन में प्रोसेस किया जाएगा। तो वेरिएबल स्टेटमेंट जो ट्रंकेट कर रही है रिजल्ट्स को, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को, अगर हम चाहते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ट्रंकेट ना हो बल्कि फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है जस्ट वो ट्रंकेट हो, तो इसके लिए फिर हम जीपीएसएस में एफ वेरिएबल स्टेटमेंट यूज करते हैं। The programmer can avoid the intermediate truncations by using f variable statement। ठीक है, तो f variable सेम वही सिंटैक्स है जिस तरह वेरिएबल, तो जस्ट हम f इजाफी लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, f वेरिएबल ट्रंकेट करेगा सिर्फ फाइनल रिजल्ट को। तो अगर आपकी एक एक्सप्रेशन है 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आगे चलती जा रही है और बहुत सारे और ऑपरेशंस हैं, जब 5 डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा 2.5, तो उसी 2.5 को प्रोसेस किया जाएगा उस एक्सप्रेशन में, और जो आखिरी रिजल्ट आएगा अगर वो आपके पास पॉइंट्स में आ रहा है जैसे 7.9 तो फिर उसमें आपके पास रिजल्ट 7 रिटर्न होगा और 0.9 ट्रंकेट हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जस्ट ट्रंकेट होगा अगर आप एफ वेरिएबल स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। तो वेरिएबल या एफ वेरिएबल स्टेटमेंट के थ्रू जब हम कोई एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम प्रोग्राम में जब एक्सेस करेंगे तो उसके लिए हम एसएनए यूज करेंगे वी। तो वी एसएनए को कैसे हम यूज करेंगे, हम लिखेंगे वी डॉलर और लेबल, और ये लेबल कौन सा लेबल होगा, जब हम ये वेरिएबल स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे लेबल दे रहे हैं। वेरिएबल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे जो हमने लेबल दिया है, जिसको मैंने कहा कि हम वेरिएबल नेम भी कह सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देंगे जब हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो हम लिखेंगे वी डॉलर और यहाँ पे लेबल मेंशन करेंगे।
तो इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वेरिएबल स्टेटमेंट्स के। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फ्री वेरिएबल और डॉलर सीड्स डिवाइडेड बाय 2। तो अब वेरिएबल ये कीवर्ड हो गया, फ्री हमने लेबल दे दिया, यानी हम इस एक्सप्रेशन का जो नाम रख रहे हैं वो फ्री है। तो ये पूरी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो हम किस थ्रू रेफर करेंगे, फ्री लेबल के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए कुछ कैलकुलेशन है, आर डॉलर सीड्स। तो सीड्स जो स्टोरेज है, ठीक है, उसमें अब आर का मतलब था फ्री स्टोरेज यूनिट्स। तो जो फ्री स्टोरेज यूनिट्स जितने भी होंगे सीड्स स्टोरेज में, उसको डिवाइड किया जाएगा 2। तो जो आपके पास सपोज 20 स्टोरेज फ्री है, तो उसका हाफ क्या होगा, 10। तो 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी फ्री में। यानी हमें चाहिए कि जितने भी फ्री यूनिट्स हैं, जितने भी फ्री सर्वर्स हैं, उसका हाफ जो है वो क्या होगा, तो वो हाफ हम स्टोर करेंगे फ्री वेरिएबल में। और उसके बाद हमने यहाँ पे अगर यूज करना है इस फ्री वेरिएबल को या इस फ्री लेबल को, तो हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ लिखा एंटर सीड्स। अब एंटर कमांड में पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आप फेमिलियर नहीं है एंटर कमांड से, तो जो मल्टी सर्वर एनवायरमेंट्स की मैंने वीडियो बनाई उसको जरूर देखें। उस पर हमने एंटर, लीव और स्टोरेज के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है एंटर सीड्स। तो सीड्स स्टोरेज का नाम है, ठीक है। तो इसमें हम ऑक्युपाई करवा रहे हैं, कितनी सीट्स ऑक्युपाई करवा रहे हैं या कितने यूनिट्स स्टोरेज के ऑक्युपाई करवा रहे हैं, $V फ्री, यानी जितने भी फ्री यूनिट्स है उसके हाफ। तो अगर यहां से हमें वैल्यू मिली, सपोज फ्री स्टोरेज आपके पास 20 है, तो उसका हाफ डिवाइड किया 2 से, तो आगे यहाँ पे तो 10। और यहाँ पे जब एंटर करवाएंगे एंटिटीज को सीट्स स्टोरेज में, तो कितनी होंगी, 10, ठीक है। तो ये मतलब आप कहीं पर भी $V के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जो आप वेरिएबल स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह से वेरिएबल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन भी मैंने दी हुई है, दिस एंटर स्टेटमेंट रिजल्ट्स इन द एंटिटी ऑक्युपाइंग 1/2 ऑफ द अवेलेबल लोकेशंस इन द स्टोरेज सीट्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, SCHED, सपोज शेड्यूल। तो शेड्यूल हमने लेबल दिया हुआ है, वेरिएबल कीवर्ड है 3 मल्टीप्लाई बाय $Q। अब $Q क्या है, क्यू लेंथ, ठीक है। ये क्यू लेंथ SNA हमने कॉल किया हुआ है, और SNA जो हम यूज करें $Q, तो उसके साथ जो CPU है ये Q का नाम है, $Q CPU। तो CPU Q जो है, ठीक है ना, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, और उसमें हमने प्लस क्या कर दिया, 200। तो 3 टाइम जो क्यू लेंथ है प्लस 200, तो ये जो भी वैल्यू बनेगी वो शेड्यूल वेरिएबल में आ जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता क्यू लेंथ क्या होगी। तो रन टाइम पे यहाँ से क्यू लेंथ रिटर्न होगी, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, यानी 3 टाइम्स क्यू लेंथ प्लस 200, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे शेड्यूल वेरिएबल में। अब हम टाइम या सिमुलेशन क्लॉक को एडवांस कर रहे हैं, और कितना एडवांस कर रहे हैं, $V शेड्यूल। तो यहाँ से जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उतने टाइम यूनिट सिमुलेशन क्लॉक आगे हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। So in above example, an entity remains in the advanced block for 3 times the length of the queue CPU plus 200 time units. तो इस तरह से आप वेरिएबल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक और चीज देखें तो वेरिएबल्स प्रोवाइड अ क्लीन मैकेनिज्म फॉर चेंजिंग सिमुलेशन पैरामीटर्स फॉर मल्टीपल एग्जीक्यूशंस ऑफ द सेम मॉडल। यानी अगर हमारे पास एक ही मॉडल है, उसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं लेकिन थोड़ी बहुत वेरिएशंस के साथ, यानी एक मॉडल एक दफा एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, अब हम थोड़ी सी मॉडल में चेंज करना चाहते हैं पैरामीटर्स में, और चाहते हैं कि सेम बाकी चीजें हो मॉडल में और री एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए भी वेरिएबल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं वॉश, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 14। तो अब जब एडवांस ब्लॉक में हमने रेफर किया वॉश वेरिएबल को, तो हमने लिखा $V वॉश। तो सिमुलेशन क्लॉक एडवांस होगा 14 टाइम यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद सिमुलेशन चलती रही, हम ये चाहते हैं कि तमाम तर पैरामीटर्स क्लियर हो जाएं। तो यार क्लियर स्टेटमेंट में पहले पढ़ा चुका हूँ आपको GPSS की बेसिक कमांड्स में, आप फेमिलियर होंगे क्लियर और रीसेट दोनों कमांड से। तो हम रीसेट कमांड भी आज यूज करेंगे। तो क्लियर और रीसेट का पर्पज आपको पता होगा, दोनों कंट्रोल कार्ड्स हैं। तो अगर हम क्लियर यूज करते हैं तो आपके तमाम तर जो डेटा है क्यूज में और आपके सर्वर्स पर जो फैसिलिटीज है उनमें, वो तमाम तर री इनिशियलाइज होता है और फिर दोबारा से आपका सेम मॉडल एग्जीक्यूट होता है। रीसेट में होता है कि आपका जो क्यू और आपके जो फैसिलिटीज का डेटा वो रिटेन रहता है और आपकी एग्जीक्यूशन रीस्टार्ट हो रही होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा क्लियर, उसके बाद देखें वेरिएबल की वैल्यू कर दी हमने वॉश वेरिएबल 21। वॉश जो वेरिएबल था अब उसकी वैल्यू हो गई 21, उसके बाद हम दोबारा से सिमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ में देखिए हमने मेंशन किया है स्टेटमेंट शोन अबव वुड फर्स्ट एग्जीक्यूट द मॉडल विद द वैल्यू ऑफ वॉश इक्वल टू 14 एंड देन with a wash value of 21। तो उम्मीद है कि
ये जो 4 SNAs हमने आज डिस्कस किए हैं, जिसमें हमारे पास Q था, R, S और V, ये आपको समझ में आए होंगे। लेकिन उनको मजीद समझने के लिए अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल प्रोग्राम की तरफ, और उनमें हम इन तमाम तरह SNAs को यूज करना सीखेंगे, और ये जो हमने वेरिएबल स्टेटमेंट सीखी है उसको भी हम यूज करना सीखेंगे। तो रिकॉल करें, जीपीएसएस सिमुलेशन एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था जब मैं क्यू का टॉपिक पढ़ा रहा था, तो सेम वही हमने ड्राइव इन विंडो एग्जाम्पल लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। We are assuming the following set of parameters to write a GPSS program for drive-in window model discussed in one of our previous videos, that was Q's lecture, Q's video, with a modification that the original tailor replaced by a pseudo tailor after 4 hours. तो हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि हम एक मॉडल एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। शुरू में तो उसमें जो टेलर होगा वो रेगुलर टेलर होगा, उसको जो रेगुलर प्रोसेसिंग टाइम है वही होगा, लेकिन उसके बाद 4 घंटे बाद स्लो टेलर रिप्लेस कर देगा आपके रेगुलर टेलर को। अच्छा, इसमें मॉडल में कस्टमर अराइवल रेट 1 to 3 मिनट्स है। टाइम रिक्वायर्ड टू ड्राइव फ्रॉम एंट्रेंस टू ड्राइव इन विंडो, यानी क्यू तक आने में जो वक्त लगेगा वो क्या होगा, 1 मिनट। ठीक है, कस्टमर जो क्रिएट हो रहे हैं, सिस्टम में अराइव हो रहे हैं, उनका टाइम क्या है, या तो 1 मिनट या 2 या 3, 1 से लेकर 3 मिनट तक रैंडम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि जो हमारे पास क्यू तक पहुंचने में टाइम है वो 1 मिनट है। रेगुलर टेलर की जो प्रोसेसिंग रेट है वो 2 से 4 मिनट है पर कस्टमर। ठीक है, तो पहले 4 जो घंटे उसमें हम जो यूज करेंगे टेलर, उसका टाइम क्या होगा, 2 से 4 मिनट प्रोसेसिंग टाइम। लेकिन उसके बाद 4 घंटे बाद हम चेंज करेंगे टेलर, और जो स्लो टेलर होगा उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो 2 से 8 मिनट होगा। जो लेंथ है सिमुलेशन की टोटल 8 घंटे है, क्योंकि पहले 4 घंटे हम रेगुलर टेलर के साथ एग्जीक्यूशन करेंगे और आखिरी जो 4 घंटे वो स्लो टेलर के साथ। और इस कोड में जो हम टाइम यूनिट ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि एक जो टाइम यूनिट है वो 1 सिमुलेशन मिनट के बराबर है। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को कोड करते हैं जीपीएसएस में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है मीन, और उसके बाद दूसरा वेरिएबल हमने लिया हुआ है मोड। तो मीन वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 3 है, और मोड वेरिएबल में हमने लिखा है $v मीन -2। तो यानी अगर मीन की वैल्यू 3 होगी तो मोड की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि यहाँ पे 3 में से हम 2 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो मीन 3 हो गया और मोड क्या हो गया, 1। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों हम वेरिएबल्स यूज करेंगे अपने कोड में। सिमुलेट कंट्रोल कार्ड सिमुलेशन स्टार्ट करने के लिए उसके बाद हमने जनरेट कमांड दी हुई, जनरेट 2,1। जनरेट 2,1 इसलिए दे रहे हैं कि जो हमारा अराइवल रेट था वो था 1 से लेकर 3, तो 2 इज द मीन, 1 इज द मॉडिफायर। ये मैं आपको पहले जनरेट कमांड में समझा चुका हूँ कि 2,1 का मतलब क्या होगा। तो फर्स्ट मीन होती है और सेकंड मॉडिफायर है, 2 + -1। तो ओवरऑल टाइम क्या बना, 1 से 3 टाइम यूनिट्स। तो यहाँ पे एडवांस 1 इसलिए दिया हुआ है कि कस्टमर जब अराइव होता है तो उसके बाद क्यू तक पहुंचने में 1 मिनट लगता है। तो एडवांस 1 का मतलब ये है कि सिमुलेशन क्लॉक को 1 मिनट आगे कर दो, और उसके बाद क्यू विंडो, तो विंडो जो क्यू का नाम है उसमें एंटिटी आ जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे देखे टेलर को सीज किया, यानी सर्वर बिजी हो गया, और उसके बाद हमने क्यू में से एक कस्टमर को रिमूव किया क्योंकि वो टेलर के पास पहुंच चुका है, डिपोर्ट विंडो। और उसके बाद यहाँ पे हमने प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया उन्हें रेफर किया $v मीन, $v मोड। मीन की वैल्यू 3 है और मोड की वैल्यू 1 है, तो यहाँ होगा 3,1। तो 3,1 का मतलब ये होगा 3 + -1। तो प्लस 3 + -1 का मतलब क्या हुआ, 2 से लेकर 4 टाइम यूनिट्स। तो जो सिमुलेशन क्लॉक है वो एडवांस होगा 2 से 4 मिनट के लिए। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है हमारे RN1 रैंडम नंबर जनरेटर पे कि वो क्या टाइम देता है। तो 2 मिनट्स भी हो सकते हैं, 3 या 4 मिनट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं रिलीज टेलर, तो फ्री कर दिया सर्वर को। तो ये तकरीबन सेम मॉडल है, सिर्फ हमने यहाँ पे एक तो ये नई चीज इंट्रोड्यूस की है कि हम यहाँ पे वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं या वेरिएबल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। और आगे चल के आप देखेंगे कि 4 घंटे बाद हम किस तरह से री एग्जीक्यूट करते हैं इस मॉडल को विद स्लो टेलर। तो यहाँ टर्मिनेट 0 दिया हुआ, यानी एंटिटी डिस्ट्रॉय तो हो रही है सिस्टम से, लेकिन जो स्टार्ट काउंटर होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे ये टाइमिंग सेक्शन है, तो हमें 4 घंटे सिमुलेशन करनी है, तो 4 × 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो टोटल टाइम यूनिट्स कितने बने, 240। तो 240 मिनट बराबर होते हैं 4 घंटे हो गए। तो ये टाइमिंग सेक्शन के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये टाइमिंग सेक्शन किस तरह काम करता है, तो आप फेमिलियर होंगे। तो जनरेट 240 यानी 4 घंटे बाद एक एंटिटी क्रिएट होगी, टर्मिनेट 1। तो जैसे वो एंटिटी डिस्ट्रॉय होगी तो ये 1 माइनस होगा स्टार्ट में से, ये जो हमने यहाँ स्टार्ट मेंशन किया हुआ है,
और जैसे स्टार्ट की वैल्यू 0 होगी तो सिमुलेशन स्टॉप हो जाएगी। तो 4 घंटे आपका ये मॉडल एग्जीक्यूट होगा, जिसमें आपके पास जो मीन वेरिएबल है उसकी वैल्यू 3 है और मोड की वैल्यू 1 है। तो उसके बाद जैसे ही ये सिमुलेशन स्टॉप होगी 4 घंटे बाद, तो रीसेट कमांड एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद हम चेंज कर रहे हैं मीन वेरिएबल की वैल्यू। तो मीन की वैल्यू हमने कर दी 5। तो जैसे मीन की वैल्यू होगी 5, तो आप देखें मीन वेरिएबल की वैल्यू अगर 5 है तो मोड की ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट होगी वैल्यू, और मोड की वैल्यू अब हो जाएगी 5 - 2 3। तो यानी मीन की वैल्यू 5 है तो मोड की वैल्यू क्या हो चुकी है 3। तो अब ये सेम मॉडल दोबारा से हमने यहाँ स्टार्ट दिया हुआ है, तो री एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा अपनी और एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ जो टाइम कैलकुलेट किया जाएगा वो होगा 5,3, और 5,3 का मतलब है 5 प्लस माइनस 3। तो 5 प्लस का मतलब क्या है 3 का 8 तक, और माइनस का मतलब क्या है 2। तो ये जो टाइम एडवांस होगा सिमुलेशन के बाद का वो होगा 2 से 8 मिनट। यानी आपका जो सर्वर है अब जो यूज हो रहा है टेलर, इसको हम स्लो टेलर कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका टाइम बढ़ गया है, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ चुका है। तो दोबारा ये 4 घंटे जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आपकी एक एंटिटी यहाँ जनरेट में क्रिएट होगी, टर्मिनेट 1। तो यहाँ से 1 माइनस होगा इस स्टार से और आपका मॉडल स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए इस प्रोग्राम को अब हम जीपीएसएस में रन करके देखते हैं। तो ये जीपीएसएस एनवायरनमेंट में हम आ गए। अगर आपने पहले से जीपीएसएस डाउनलोड नहीं किया हुआ तो आप मेरी डाउनलोड वाली वीडियो जरूर देखें, हाउ टू डाउनलोड जीपीएसएस और किस तरह से इंस्टॉल करना है। और उसमें हमने फर्स्ट जो प्रोग्राम बनाया उसको भी जरूर देखें, जिसमें मैंने आउटपुट के बारे में बताया हुआ है कि जो आउटपुट में पैरामीटर्स डिफरेंट आते हैं उनको हम किस तरह से इंटरप्रेट करें या अंडरस्टैंड करें। तो ये एसएनएस के लिए मैंने पहले से सेम प्रोग्राम यहाँ बना के रखा हुआ है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। और आपकी आसानी के लिए यहाँ हम फॉन्ट इंक्रीज कर देते हैं ताकि आप देख सकें, कोड को अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये सेम कोड हमने यहाँ टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें आप, तमाम तर सेम वही कोड है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब इस कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके लिए हम कमांड पे गए क्रिएट सिमुलेशन। तो आपको पता होगा कि जब हम रीसेट या किलर कंट्रोल कार्ड यूज करते हैं तो 2 आउटपुट जनरेट होती हैं। जो पहली आउटपुट होगी वो रीसेट से पहले वाले पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाएगा, जिसमें हमने रेगुलर यूज किया हुआ है टेलर। और जो सेकेंड आउटपुट होगी वो रीसेट के बाद वाले पैरामीटर्स कंसीडर करेगी, जिसमें हमने ये देखिए वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी ताकि हम टेलर को स्लो कर सकें। तो आइए इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हमने क्रिएट सिमुलेशन पे क्लिक किया तो ये देखिए आउटपुट विंडो अपीयर हो गई। तो जब हम रीसेट या किलर यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 2 आउटपुट्स आती हैं। तो ये जो आउटपुट आपके सामने है ये सेकेंड पार्ट की आउटपुट है, यानी जो लास्ट 4 आवर्स है। अगर आप पहले 4 घंटों की से आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप विंडो में जाएं और यहाँ पे देखें ये 2 आउटपुट्स आ रही हैं, 2 रिपोर्ट्स हैं, 8.1 एंड 8.2। तो हम पहले जाते हैं 8.1 में। तो यहाँ पे मैं ज्यादा आउटपुट पे फोकस नहीं करूंगा क्योंकि आउटपुट के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ जो बाकी पैरामीटर्स हैं। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब आपने फास्ट यूज किया टेलर या रेगुलर टेलर यूज किया तो सीज देखिए कितनी एंटिटीज हुई है, 77। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, जब हमने स्लो टेलर यूज किया तो देखते हैं कितनी एंटिटीज प्रोसेस हुई। तो यहाँ देखिए एंटिटीज कम हो गई, 48 एंटिटीज प्रोसेस हुई। तो बाकी आप नीचे देख सकते हैं यूटिलाइजेशन, जो भी फैसिलिटी की क्यू का डेटा, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जिसमें हमने कवर किया कि स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनको हम किस तरह जीपीएसएस में यूज करते हैं। और वेरिएबल स्टेटमेंट के बारे में भी आज हमने पढ़ा और देखा कि किस तरह से हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं और उनमें से हासिल होने वाले डेटा को हम किस तरह से अपने जीपीएसएस कमांड्स में यूज करें। तो एक दफा फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं यासिस लर्निंग हब का, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करें अगर अभी तक आपने क्लिक नहीं किया, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।